विचारों की आलोचना तथा उसका मूल्यांकन। होब्स के विचारों को समर्थन मिलना तो दूर रहा, बल्कि सर्वत्र उसकी तीव्र आलोचना की गई। समकालीन कोई भी पक्ष उसकी तरफ न था। राजतंत्रवादी, संसदीय, धार्मिक विचारक सभी उसके आलोचक हुए। निरंकुश राजतंत्र के समर्थक उसके व्यक्ति स्वेच्छा के सिद्धांत तथा दैवीय सिद्धांत के निराकरण के कारण संदिग्ध थे। संसद के समर्थक उसकी अमर्यादित अनुदार राजतंत्रीय निष्ठा के कारण नाराज थे। धार्मिक विचारक उसकी धर्म विरोधी धारणा तथा व्यवस्था से क्षुब्ध थे। जनतंत्रवादी उसे अनैतिक तथा विचार भ्रष्ट मानते थे। व्यक्तिवादी राज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की घोषणा के अभाव में उससे भयभीत थे। तर्कवादी उसके सिद्धांतों में बौद्धिकता की अतिशयता से खिन्न थे। वैज्ञानिक उसकी बातों को भानुमति का पिटारा समझते थे। मनोवैज्ञानिक उसके मानव स्वभाव के चित्रण को भ्रामक, अतिरंजित, त्रुटिपूर्ण मानते थे। विधि शास्त्री उसे संकीर्ण, अनभिज्ञ तथा उत्पीड़क मानते थे। लोक और रूसो भी उसके विरुद्ध थे। उसके ग्रंथ लेवियाथन की विचारकों द्वारा कटी आलोचना की गई। वहान का विचार है कि जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन निष्फल ग्रंथ रहा। वह एक प्रभावपूर्ण वर्णशंकर है जिसमें प्रजाजन की कोई सामर्थ्य नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। क्लेरेंडर ने होब्स की पुस्तक को जलाकर यहाँ तक कह डाला कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। मूरे के अनुसार होब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिल सका, जबकि उसके शत्रु अनेक थे। होब्स की आलोचना के बारे में निम्नलिखित तर्क। होब्स पर प्रथम दोष यह लगाया जाता है कि उसका मानव स्वभाव का चित्रण अनुचित, अतिरंजित और एक पक्षीय है। होब्स द्वारा मनुष्य को असामाजिक और समाज विरोधी कहना अरस्तु के इस स्वाभाविक सत्य सिद्धांत के विरुद्ध है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें दया, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान जैसे दैविक गुण होते हैं। दूसरा, होब्स की सामाजिक अनुबंध की कहानी नितांत भ्रमपूर्ण है। मनुष्य अपनी स्थिति ठीक करने पर ही किसी प्रकार के समझौते करने की अवस्था में होता है। सामाजिक समझौते की बात तो मनुष्य के अपेक्षाकृत विकसित होने पर ही समझ में आती है। जब मनुष्य पूर्णतः असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू और हिंसक है तो उनमें समझौते की सामाजिक भावना का उदय कैसे हो सकता है? वे कानून प्रिय, विनम्र नागरिक कैसे हो सकते हैं? वहान कहता है कि होब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति युद्धरत रहता है। पशु बल और धोखा इस अवस्था के विशेष गुण हैं। इस स्थिति में सही और गलत, न्याय और अन्याय की धारणाओं के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इन सब में कोई पारस्परिक संगति नहीं है, लेकिन इसके अवसान को ही इससे कोई संगति हो ही नहीं सकती है। यह कैसे माना जा सकता है कि ऐसे गुणों से विभूषित दानव रूपी व्यक्ति किसी ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं अथवा प्रवेश करने की इच्छा भी कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्व सहमति एकदम विपरीत हो जाए, अर्थात ऐसी स्थिति या अवस्था जिसमें युद्ध की जगह शांति का साम्राज्य हो, पशुबल और धोखाधड़ी का परित्याग कर दिया गया हो और सत्य और न्याय जिसके आधार हो। इस तरह हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी तरह होब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांति प्रिय श्रमिक नहीं बन सकता है। तीसरा है, होब्स समाज को अराजकता से बचाने का एकमात्र विकल्प सर्वोच्च व निरंकुश राज शासन या शासन सत्ता को समझता है, पर यह धारणा सही नहीं है। उसके सामने मध्ययुगीन यूरोप का इतिहास था जिसमें शासन सत्ता चर्च व राज्य के मध्य विभाजित थी। उस समय संघर्ष होते थे, किंतु प्राकृतिक अवस्था सी अराजकता नहीं थी। प्राकृतिक दशा की तुलना में स्थिति अत्यंत ही सुधरी हुई थी। उस समय प्रभु सत्ता की अविभाज्यता का सिद्धांत विद्यमान नहीं था। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभु सत्ता शासन के 3 प्रधान अंगों में बटी हुई है, किंतु वहाँ अराजकता नहीं है। राज्य सत्ता को निरंकुश व असीमित रूप से शक्तिशाली बनाए रखने के लिए होब्स ने उस समझौते में सम्मिलित पक्षों से अलग रखा। तार्किक दृष्टि से ऐसा एक पक्षीय समझौता असंगत है। समझौता तो सदैव 2 पक्षों में होता है, फिर यह समझौता भंग भी नहीं किया जा सकता। यह बात मानव युक्ति के विपरीत है।
होब्स राज्य और सरकार के बीच कोई भेद नहीं करता, जबकि ये दो भिन्न सत्ता हैं। यदि जनता विद्रोह द्वारा किसी निरंकुश राजा का अंत करने का प्रयत्न करती है तो वह राज संस्था की जड़ पर कुठाराघात नहीं करती, वह केवल सरकार में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट है, होब्स के अनुसार अराजक दशा में जीवन से भयभीत होकर आत्मरक्षा व शांति की स्थापना के लिए समझौते द्वारा राज्य को जन्म दिया गया। दूसरे शब्दों में राज्य संस्था की स्थापना एक अनुचित भय के आधार पर और एक अनैतिक उद्देश्य से मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए हुई। भय व स्वार्थ जैसी हे भावनाओं और राज्य रूपी कल्याणकारी संस्था की नींव खड़ी करना उचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में राज्य अथवा समाज भय व स्वार्थ पर नहीं बल्कि अनुमति, सद्भावना, सहयोग एवं सामाजिक हित की भावना पर आधारित है। हम होब्स की वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा कर चुके हैं। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक पद्धति को ज्योमिति पद्धति अथवा निगमन पद्धति के तद्रूप माना जाता था, लेकिन बाद के विकसित विचारकों से प्रमाणित हो गया कि ज्योमिति के नमूने पर राज दर्शन का महल बनाने का प्रयास भ्रम मात्र है। होब्स के विधि संबंधी विचार भी अति संकीर्ण है। वे विधि के ऊपर केवल ऊपरी पालन से संतुष्ट प्रतीत होता है। लोग चाहे विधि में विश्वास करें या न करें, उन्हें विधि को मानना ही होगा, पर होना यह चाहिए कि लोग विधि में भी विश्वास करें और उसका पालन भी करें। होब्स की चाहे कितनी ही आलोचना की गई हो, राजनीतिक चिंतन को उसकी महान देन है। राजनीति शास्त्र की विस्तृत और व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने वाला वह पहला अंग्रेज विचारक है। प्रभु सत्ता का प्रतिपादन चाहे पहले किया जा चुका है, किंतु एक निरपेक्ष और असीम प्रभु सत्ता का स्पष्ट विवरण सर्वप्रथम उसने ही दिया। प्रभु सत्ता और कानून पर होब्स के विचार बोंदा से आगे बढ़े हुए हैं। उसकी प्रभुसत्ता और विधेयात्मक कानून संबंधी धारणा का ही विकास 19वीं सदी के महान विचारक जॉन ऑस्टिन ने किया। वास्तव में होब्स ने ही प्रभुसत्ता को वह स्वरूप दिया जो आज तक चला आ रहा है। होब्स के अनुबंध सिद्धांत द्वारा ही यह सुनिश्चित हुआ कि राजसत्ता सर्वोपरि है, जिसके आदेशों का पालन राज्य के नागरिकों और निवासियों के लिए अनिवार्य है। होब्स ही वह प्रथम विचारक था जिसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अभिनवीकरण किया। यद्यपि पहले भी अनुबंध द्वारा राज्य की उत्पत्ति का चित्रण किया गया था, लेकिन साथ ही उसकी उत्पत्ति को दैवी भी माना जाता था। होब्स ने दैवीय सिद्धांत के समर्थकों द्वारा प्रस्तुत राज्य के रहस्यात्मक ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र को नष्ट भ्रष्ट करके महान कार्य किया। उसने ही स्पष्ट रूप से बतलाया कि राज्य दैवी इच्छा का नहीं बल्कि मानवीय इच्छा का परिणाम है। इस प्रकार उसने राज्य को एक मानवीय संस्था घोषित किया। धीरे धीरे उसके ये विचार आज के कल्याणकारी राज्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। जोगरिन ने कहा है कि अतिक्रमणवाद के प्रत्येक रूप का निषेध, प्राकृतिक विधि की परंपरागत प्रतिष्ठाओं को समाप्त किया गया, दैवीय ज्ञान की संभावना से इनकार किया गया और वहाँ केवल स्वतंत्र प्राणी रह गया जो सामाजिक जीवन के आदर्शों का स्वयं अन्वेषी है। राजनीतिक व्यवस्था को पवित्र चरित्र से वंचित कर दिया गया। उसमें अब वह दैविक चमत्कार नहीं रहा जो सेंट पॉल ने अपने इस उपदेश में कहा कि जो भी शक्ति है परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। समस्त ईसाइयों के हृदय पर अंकित कर दिया गया था। एक भावुकता युक्त आकर्षण उस धार्मिक आतंक का स्थान लेता है जिससे शासकों को देखा जाता था। होब्स की बहुत बड़ी देन उसके व्यक्तिवाद की है। संप्रदायवादी होब्स के विचारों में हम व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन मिलता है। उसने व्यक्ति के कल्याण और उसकी सुरक्षा को साध्य घोषित किया। उसने राज्य को निरंकुश अधिकार इसलिए दिए हैं कि वे समाज में शांति स्थापित रखे, व्यक्तियों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रखे। सेबाइन कहते हैं कि होब्स ने प्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक नेसेसरी कम्प्लीमेंट है। उसने बतलाया कि राज्य का एकमात्र औचित्य उसकी उपयोगिता है। होब्स कोई जनतंत्रवादी नहीं था। उसके लिए जनता, सामान्य इच्छा अथवा सामान्य हित जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व केवल मात्र व्यक्तियों का है। उनकी रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। उसके निजी हितों का योग भी सामाजिक हित है। होब्स के विचारों से उपयोगितावादियों ने बहुत कुछ प्राप्त किया। राज्य के व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों का मध्यस्थ बनकर वे उपयोगितावादियों का पूर्व सूचक बन गया। वेपर कहते हैं कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि बेंथम वहाँ भी उसका उतना ही ऋणी है जितना सुख विषयक होब्स के विचारों का।
आने वाली संतति का प्राय उससे मतभेद रहा, किंतु यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि उसने उसमें एक ऐसी खान मिली जिसका खोदान उनके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि उसमें से एक मूल्यवान धातु निकली है। उसका महत्व इस दृष्टि से भी है कि उसने न्याय संबंधी पुरानी मान्यता का खंडन किया और बतलाया कि न्याय की रचना विधि द्वारा होती है तथा न्याय विधि का प्रतिबिंब नहीं है। वास्तव में उसने अपने प्रबल तर्कों द्वारा तत्कालीन राजनीति शास्त्रवेत्ताओं और विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट किया और उन्हें अपने सिद्धांतों की गहराई में जाने के लिए विवश कर दिया। थैंक यू।